ये क्या हुआ? तुमने गाड़ी क्यों रोकी आयुष? अरे रोकी नहीं बाबा, रुक गई है। तुम लोग रुको, मैं अभी चेक करके आता हूँ। आयुष ने गाड़ी चेक की तो गाड़ी का इंजन बुरी तरह से गर्म हो चुका था। ओह नो शिट, क्या हुआ? कुछ मिला? क्या हुआ है गाड़ी में? इंजन गर्म हो गया है। किसी मैकेनिक को ढूंढना पड़ेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतनी रात को इस जंगली सुनसान रास्ते पर कोई मैकेनिक हमें मिलेगा। तुम विनीत को कॉल करो ना, उसे अपनी लोकेशन भेज दो, वो मैकेनिक यहाँ भेज देगा। अरे कहाँ से कॉल करूँ, नेटवर्क ही नहीं है फोन में। नेटवर्क तो हम में से किसी के भी फोन में नहीं आ रहा यार, अब हम क्या करेंगे? लगता है आज रात गाड़ी में ही सोकर बितानी पड़ेगी। आयुष गाड़ी के अंदर जाकर बैठ गया। तभी योगेश ने कविता और कीर्ति को छेड़ने के लिए भूत प्रेत की बातें करनी शुरू कर दी। तभी गाड़ी में लगी एलईडी स्क्रीन अचानक से जल पड़ी। ये किसने किया? देखो, फालतू में डराना बंद करो हम दोनों को। इससे पहले कि उन पांचों में से कोई भी कुछ बोल पाता, अचानक से गाड़ी के अंदर एक तेज आवाज गूंजी और उसी के साथ एलईडी स्क्रीन पर खून से सने अक्षरों में लिखा दिखाई दिया, वेलकम। यह देखकर वो लोग बुरी तरह डर गए और सीधे गाड़ी से निकलकर बाहर की तरफ भाग गए। ओह माय गॉड, ये सब क्या हुआ हमारे साथ? हम मना कर रहे थे ना तुम्हें भूत प्रेत की बातें करने से, लेकिन तुम लोग तो बस। एक मिनट, वो देखो सामने कोई बिल्डिंग है, शायद लाइट जल रही है। अब गाड़ी तो सुबह से पहले ठीक होने वाली नहीं, और गाड़ी में अभी जो हुआ उसे देखकर लगता नहीं है कि ये दोनों अब कार में बैठेंगी। चुप करो तुम। अरे बाबा, मजाक कर रहा हूँ, अब बस सॉरी। हाँ ठीक है, लेकिन वहाँ पर जाना ठीक रहेगा क्या? अगर वहाँ पर भी कोई खतरा हुआ तो? अरे कुछ नहीं होगा यार, और वैसे भी इस टाइम यहाँ पर गाड़ी में रुकना ठीक नहीं है। किसी चोर उचक्के की नजर पड़ गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। आयुष की ये बात उन लोगों को ठीक लगी, जहाँ पर उन्हें वो रोशनी दिखाई दे रही थी। उस बिल्डिंग तक पहुंचने के लिए सामने से जंगल का एक कच्चा रास्ता गुजर रहा था। वो लोग उस रास्ते की तरफ बढ़े, मगर जैसे ही वो रास्ता शुरू हुआ तो सामने उन्हें वहां एक बोर्ड नजर आया, जिस पर खून से सने अक्षरों में एक चेतावनी लिखी हुई थी। कविता का ध्यान उस बोर्ड पर पड़ा। अरे ये कैसा बोर्ड है? डू नॉट एंटर, जो अंदर गया वो कभी बाहर नहीं आया। ओह माय गॉड, इस बोर्ड पर तो वार्निंग लिखी है, और वार्निंग का मतलब है कि अगर हम अंदर गए तो कभी नहीं लौटेंगे। प्लीज तुम लोग वापस चलो यहाँ से। हाँ, अगर चोर मिला तो उससे हम पांचों मिलकर भी लड़ सकते हैं, लेकिन अगर कोई भूत टकरा गया तो पक्का मौत है आज हमारी। अरे यार चुप करो तुम दोनों, तुम जैसे पिद्दियों को डराने के लिए लगाया होगा किसी ने ये बोर्ड। कुछ नहीं है यहाँ पर, और अगर कुछ होता ना तो हम पांचों उस पेड़ पर लटके होते अभी। लड़कों ने उनकी बात को मजाक में डाल दिया और वो वहां से आगे उस बिल्डिंग की तरफ बढ़ गए। वो वहां पहुंचे तो पता चला कि ये एक हॉस्पिटल की बिल्डिंग है। वो लोग उस बिल्डिंग के अंदर चले गए, मगर हॉस्पिटल एकदम सुनसान था। तभी अचानक हॉस्पिटल का दरवाजा अपने आप तेज साफ बंद हो गया और वहां पर जल रही लाइट अचानक से फ्लिकर करने लगी और एक अजीब सी आवाज वहां गूंजने लगी। ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? और ये कैसी आवाज है? तभी अचानक फ्लिकर करती वो लाइट बिल्कुल बंद हो गई और वहां बहुत सारे लोगों के एक साथ की आवाजें सुनाई देने लगी। वो आवाजें इतनी तेज थी कि मानो उन सबके कान के पर्दे फट जाएंगे। कीर्ति के कानों से खून बहने लगा। तभी वो आवाज रुकी और वहां का तापमान इतना गिर गया जैसे किसी ने उन्हें डीप फ्रीजर में डाल दिया हो। उन लोगों को अब एहसास हो चुका था कि वो वहां पर अकेले नहीं है, कोई अतृप्त शक्ति वहां जरूर है। शिवम को अपनी गर्दन पर किसी की गर्म सांसें महसूस हुई और एक हाथ उसके कंधे पर आकर रुक गया। तभी वो जोर से चिल्लाया और बंद हुई लाइट अचानक से बिल्कुल धीमी हो गई।
तभी आयुष की नजर फर्श पर पड़ी। फर्श पर खून के ऐसे निशान थे जैसे किसी को जख्मी हालत में वहां से घसीट कर ले जाया गया हो। ये निशान जब हम अंदर घुसे थे तब तो ऐसे कोई निशान यहाँ पर नहीं थे। और ये योगेश कहाँ है? कहीं ये निशान? नहीं, ये नेगेटिव मत सोचो प्लीज। योगेश को कुछ नहीं हुआ। अरे लेकिन अगर वो यहाँ नहीं है तो लगता है वो किसी मुसीबत में है। हमें जल्दी ढूंढना होगा उसे। वो लोग योगेश को आवाज लगाते हुए उसे हर जगह ढूंढने लगे, लेकिन वो उन्हें ग्राउंड फ्लोर पर कहीं नहीं मिला। तो वो उसे ढूंढने के लिए वहां के फर्स्ट फ्लोर पर चले गए। तभी वहां भी उन्हें खून के ठीक वैसे निशान एक कमरे की तरफ जाते दिखाई दिए। निशान देखकर वो चारों भी उसी कमरे की तरफ दौड़े तो अंदर उन्हें किसी की परछाई नजर आई, लेकिन वो परछाई धीरे धीरे करके बिल्कुल छोटी हो गई। तभी मुझे अंदर से चीखने की आवाज सुनाई दी। तो बिना देरी किए वो सब जल्दी से अंदर की तरफ दौड़ गए, मगर अंदर का नजारा देखकर उन सबके पैरों तले से जमीन खिसक गई। सामने एक शरीर पड़ा था जिसकी गर्दन पीछे की तरफ घूमी हुई थी। गर्दन और कपड़े बुरी तरह से खून से लथपथ थे, मगर कपड़े देखकर लग रहा था कि ये योगेश की ही बॉडी है। हिम्मत करते हुए वो चारों आगे बढ़े और जैसे ही उन्होंने नीचे झुककर देखा तो वो कोई और नहीं बल्कि योगेश की ही डेड बॉडी थी। उसके चेहरे का मांस फटकर बाहर आ चुका था और आंखों के अंदर पुतलियों के बजाय बस काले गड्ढे बचे थे। उसे देखकर वो चारों सन्न रह गए। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। इतने भयानक तरीके से किसने मारा योगेश को? कोई है यहाँ पर और हमें भी नहीं छोड़ेगा। हमें यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था। उस बोर्ड पर वो चेतावनी बिल्कुल सच लिखी थी। मैंने और कीर्ति ने मना किया था तुम लोगों को यहाँ पर आने से। देखो अब क्या हो गया। हम जानते हैं कि किसी ने हमारे दोस्त को मार दिया है, लेकिन तुम ये सब बोलकर हमें गिल्ट में मत डालो। फिलहाल यहाँ से निकलने के बारे में सोचो। नीचे चलो जल्दी। वो चारों जल्दी से नीचे जाने के लिए स्टेयर्स की तरफ भागे, मगर तभी सीढ़ियों की दिशा बदल गई और नीचे जाने की बजाय सीढ़ियां ऊपर की तरफ मुड़ गई। What the hell? ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ? अब हम नीचे कैसे जाएंगे? तभी वहां पर किसी की भयानक हंसी की आवाज गूंजी और उन्हें कविता की जोरदार। उन्होंने जल्दी से पीछे मुड़कर देखा, मगर कविता उन्हें कहीं भी दिखाई नहीं दी। हे भगवान, अब ये कविता कहाँ पर चली गई? इससे पहले कि उसके साथ कुछ गलत हो, हमें ढूंढना होगा उसे। वो तीनों कविता को ढूंढने के लिए इधर उधर दौड़े, मगर वो उन्हें कहीं भी दिखाई नहीं दी। तभी ऑपरेशन थिएटर में उन्हें कुछ खटपट की आवाज सुनते ही वो ओटी की तरफ दौड़े। उन्होंने अंदर की तरफ झांक कर देखा तो इंस्ट्रूमेंट खुद ब खुद हवा में चल रहे थे। रूम में किसी का ऑपरेशन चल रहा था, लेकिन वहां कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था। उन्हें लगा कि शायद कविता वहीं पर है, इसलिए वो जल्दी से ओटी के अंदर गए। मगर सामने का दृश्य देखकर उनकी आत्मा सिहर उठी। सामने ऑपरेशन बेड पर कविता का शव था, जिसका उन औजारों के जरिए ऑपरेशन चल रहा था। उसकी आंखें बाहर को निकलकर आ चुकी थी और शरीर की हड्डियां बुरी तरह मुड़ी हुई थी। शरीर पर जगह जगह सर्जिकल ब्लेड से चीरने के निशान थे। उसकी हालत देखकर कीर्ति खुद को संभाल नहीं पा रही थी और उसकी आंखों से झरझर कर आंसू बहे जा रहे थे। कविता को भी मार डाला उसने। वो हमें भी नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा वो हमें। अचानक कविता का ऑपरेशन कर रहे वो इंस्ट्रूमेंट रुके और उन तीनों की तरफ मुड़े, मगर इससे पहले वो उन तक पहुंच पाते वो तीनों जल्दी से वहां से बाहर की तरफ भागे और उन्होंने दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया। ना तो अब हमारे पास नीचे जाने का रास्ता है और ना यहाँ से बाहर निकलने का। कुछ करो प्लीज, मुझे बहुत डर लग रहा है। खिड़की, शायद यहाँ पर कोई खिड़की हो और उसके जरिए हमें नीचे उतरने का रास्ता मिल जाए। ढूंढो खिड़की, ढूंढो गाइस। वो चारों मिलकर खिड़की ढूंढने लगे,
और सामने की तरफ उन्हें एक खिड़की दिखाई दी। वो खिड़की की तरफ जल्दी से गए, मगर जैसे ही उन्होंने खिड़की को खोला तो चमगादड़ों का एक झुंड उनकी तरफ उड़ता हुआ आया और हॉस्पिटल के अंदर घुस गया। चमगादड़ उन तीनों के सर पर चिपक गई। ये सब क्या हो रहा है यहाँ? इससे पीछे कैसे छुड़ाएंगे हम? रोशनी, ये रोशनी से डरते हैं। अपने फोन की फ्लैशलाइट ऑन करनी होगी हमें। चमगादड़ बुरी तरह उनके सिर से चिपके हुए थे और ढेर सारे चमगादड़ उनके सर पर मंडरा रहे थे। उन तीनों ने बड़ी हिम्मत करते हुए अपनी अपनी पॉकेट से अपना फोन निकालकर फ्लैशलाइट ऑन कर दिया। तभी वो चमगादड़ डरकर उनसे दूर हट गए। उन्होंने टॉर्च की रोशनी उन सब की तरफ मारी तो एक अजीब सी आवाज करते हुए वो खिड़की से बाहर की तरफ भाग गए और खिड़की भी खुद ब खुद बंद हो गई। थैंक गॉड बच गए हम इनसे, लेकिन अभी भी खतरा पूरी तरह टला नहीं है। छिपना होगा हमें यहाँ किसी सेफ जगह पर, ताकि सुबह होने तक खुद को बचा सके। सुबह होने तक हमने अगर खुद को बचा लिया तो उम्मीद है हम यहाँ से सुरक्षित बाहर निकल जाएंगे। वो तीनों वहाँ छिपने के लिए कोई जगह ढूंढने लगे। तभी उन्हें कमरे के अंदर से धक धक की आवाज सुनाई, जैसे कमरे के अंदर से कोई जोर जोर से दरवाजे को ठोक रहा हो। उस कमरे के अंदर से कोई गेट को नॉक कर रहा है। शायद कोई उस कमरे के अंदर है। वो तीनों उस कमरे की तरफ गए, मगर जैसे ही वो कमरे का दरवाजा खोलने लगे तो कमरे पर बाहर से ताला लगा था। कमरे पर तो बाहर से ताला लगा है, तो अंदर से गेट कौन नॉक कर रहा है? इससे पहले कि वो तीनों कुछ समझ पाते, कमरे का दरवाजा नीचे से टूटने लगा और वहां से दो भयानक हाथों ने निकल कीर्ति के पैरों को पकड़ लिया। कीर्ति के पैरों से खून निकलने लगा। डर और दर्द के मारे बचाओ, प्लीज बचाओ मुझे, ये मुझे अंदर खींच कर ले जाएगा। प्लीज बचाओ। आयुष और शिवम दोनों कीर्ति को खींचने लगे, मगर उस वजह से कीर्ति के पैरों का हटने लगा और वो पूरी तरह दर्द से बिलखने लगी। तभी आयुष का ध्यान वहां पास में पड़े एक लकड़ी के डंडे पर पड़ा। उसने जल्दी से वो डंडा उठाया और उन हाथों पर जोर जोर से मारने लगा। तभी कीर्ति के पैरों से उन हाथों की पकड़ ढीली पड़ गई। उन्होंने जल्दी से कीर्ति को उठाया और जल्दी से आओ ताओ देखे बिना वहां से फ्लोर की दूसरी तरफ भागे। उन्होंने देखा वहां सभी कमरों पर ताला लगा है, मगर एक कमरा का दरवाजा खुला है। वो जल्दी से उस कमरे के अंदर गए, मगर उन्होंने उस कमरे के अंदर जो देखा वो देखकर हृदय उठा, क्योंकि उनकी आंखों के सामने उन पांचों की डेड बॉडी रखी थी। उनकी बॉडीज पर भी वही कपड़े थे जो उन लोगों ने पहने हुए थे। ये देखकर उन चारों की चीख, मगर तभी वहां एक बहुत तेज रोशनी और उन्हें कुछ याद आने लगा। रात के गहरे सन्नाटे पहाड़ी रास्ते से गुजर रहे थे। तभी सामने उन्हें एक बोर्ड दिखाई दी। सामने का बोर्ड तो देखो आयुष, लिखा है डू नॉट एंटर, डेंजर जोन। इस तरफ से गाड़ी लेकर मत चलो, दूसरे रास्ते से ले लो। अरे जस्ट चिल, तुम्हें मेरी ड्राइविंग पर भरोसा नहीं है क्या? अरे पूरे ट्रिप पर पहाड़ी रास्तों पर मैंने ही गाड़ी चलाई है, कुछ नहीं होगा। आज तक ऐसा कोई रास्ता नहीं बना जहाँ से आयुष अपनी गाड़ी ना निकाल सके। आयुष रहने दे यार, क्यों खामखा जोखिम ले रहा है? कुछ ऊंच नीच हो गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। सबने आयुष को वहां से गाड़ी निकालने के लिए मना किया, लेकिन आयुष ने किसी की बात नहीं सुनी और गाड़ी को डेंजर जोन के रास्ते की तरफ बढ़ा दिया। वहां सिर्फ इतना रास्ता था कि एक गाड़ी वहां से निकल सके, लेकिन पहाड़ के घुमावदार रास्ते और रात के अंधेरे की वजह से आयुष का बैलेंस और उनकी गाड़ी में जाके। इस घटना को घटे आज पूरे 3 महीने बीत, लेकिन आज भी उन पांचों की आत्मा उन्हीं जंगली रास्तों, खाई और उस हॉस्पिटल के बीच में भटक रही है। इसलिए कहा जाता है कि कुछ चेतावनियां महज चेतावनियां नहीं होती, उनके पीछे मौत भी छिपी हो सकती है। इसलिए उन्हें मान लेना चाहिए
अगर आयुष ने भी उस चेतावनी को मान लिया होता तो ना तो उस रात उनकी मौत होती और उनकी आत्माएं आज इस तरह वहां भटक रही नहीं होती। ना जाने कब तक उनकी आत्माएं वहीं भटकती रहेंगी और कौन सी रात आएगी जब उनकी आत्माएं वहां से मुक्त हो पाएंगी।